नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी फिर दोबारा आर्ट एंड कल्चर क्लास में देखते हैं साल भर चर्चा में रहे कुछ प्रमुख विषय और आगे बढ़ते हैं उनसे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के बारे में। दरअसल ये चर्चाओं में क्यों था, क्योंकि केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणा कर दी गई थी कि बिहार के गया में जो विष्णुपद मंदिर है और जो बोध गया में महाबोधि मंदिर है उनके कॉरिडोर परियोजना का शुरू किया जाएगा। तो इस वजह से मामला चर्चाओं में आया था। तो विष्णुपद मंदिर और बोध गया में एक दूसरे से ये लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है, बहुत अधिक ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है गया बोध गया के इन दोनों स्थलों में। तो इनसे जुड़ी हुई सभी बातों को जानना अब जरूरी हो गया। तो सबसे पहले विष्णुपद मंदिर को जानते हैं। ये मंदिर बिहार के गया में फल्गु नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर परिसर में विशाल पत्थर पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह बने हुए हैं, जिन्हें धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। पद चिन्ह को 4 प्रतीकों में विभाजित किया गया है। हम देखते हैं तो ये जो 4 अलग अलग प्रतीक हैं कौन कौन से हैं। पहला है शंख, दूसरा है पहिया, इसको चक्र समझते हैं, गधा, ठीक है, गधे के अलावा कमल जिसके लिए पद्म, और ये सभी चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पद चिन्ह जो है वो पद चिन्ह 4 हैं, शंख, पहिया, गदा और कमल। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखते हैं आगे की चीजों में। तो पता चलता है कि हिंदू पौराणिक कथाएं हमें ये बताती हैं कि पद चिन्ह उस समय इस स्थान पर पड़े थे जिस समय भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर का वध किया था। ठीक है, वध कैसे किया था, उसके सर पर पैर रख दिया था, तो पैर रखे थे तो वही पद चिन्ह जो है वो यहाँ पर अंकित हो गए हैं। इस पवित्र स्थल का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी देखने को मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी किया था। वर्तमान संरचना का जीर्णोद्धार 1787 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, महाबोधि मंदिर परिसर की बात करें तो ये अवस्थित है बोध गया में और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते तो पता चलता है कि पहला मंदिर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था और जो वर्तमान मंदिर संरचना है वो गुप्त काल के अंत में 5वीं-6वीं शताब्दी की है। ये ईंट से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से शामिल है। ठीक है, यह मंदिर भारत की क्लासिकल स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया था। इसका शिखर जो है वो घुमावदार है और शीर्ष पर आमलक के कलश भी आमलक और कलश दोनों ही मौजूद हैं। इस मंदिर का निर्माण ना तो पूरी तरह से नागर शैली में है और ना ही पूरी तरह से द्रविड़ शैली में, मतलब पूरी तरह से किसी भी एक शैली को समर्पित नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें नागर शैली में निर्मित मंदिर की तरह ऊपर की ओर संकरा है और द्रविड़ मंदिर शैली की तरह ये बिना मुड़े यानी कि बिना घुमावदार इसमें ऊपर की ओर उठता है। तो घुमाव भी नहीं है, इस वजह से ये द्रविड़ शैली का हिस्सा बना हुआ है और पता चलता है कि हाँ ये ऊपर की ओर संकरा होता जाता है तो नागर शैली की विशेषताएं भी, तो दोनों के मिक्स हमें देखने को मिलते हैं। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक पूर्व में है और दूसरा उत्तर में है। इसमें हनीस्कल और गीज डिजाइन से सुसज्जित मॉडलिंग सहित निचला तहखाना भी देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर बुद्ध की छवियों वाली आलोकी एक श्रृंखला बनी हुई है। वज्रासन जो एक हीरे का सिंहासन है उसके भी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि ये पॉलिशदार बलुआ पत्थर का प्लेटफॉर्म है। यह वह जगह मानी जाती है जहां भगवान बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने उस स्थल पर बनवाया था जहां भगवान बुद्ध ने यह कार्य किया था, यानी कि बैठकर अपना ध्यान लगाया था। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पर अब देखते रहते हैं। 7 पवित्र स्थल भी यहाँ मौजूद है, जिनमें पहला है पवित्र बोधि वृक्ष। पवित्र बोधि वृक्ष वही वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर अन्य पवित्र स्थलों में देखें तो यहाँ पर है अनिमेष लोचन चैत्य जो एक प्रार्थना कक्ष है, एक रत्न चक्र जो आभूषण युक्त एम्बुलेटरी है, रत्नघर चैत्य जो अजपाल निग्रोध वृक्ष है यहाँ पर एक, ठीक है, अजपाल निग्रोध वृक्ष है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो अजपाल निद्रोग देश है इसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 5वें सप्ताह ध्यान किया था और ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर दिया था। इसके अलावा है यहाँ पर कमल तालाब और राय यत्न वृक्ष। तो ये सभी चीजें जो है ये 7 पवित्र स्थलों मान्य थे। पहला है पवित्र बोधि वृक्ष, उसके बाद अनिमेष लोचन चैत्य, रत्न चक्र, रत्नघर चैत्य, अजपाल निग्रोध वृक्ष और कमल तालाब और राज रत्न वृक्ष। ठीक है, तो ये सभी चीजें नोट डाउन करके रखिएगा, जरूरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने स्वयं बौद्ध धम्म यात्रा के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख किया है। क्या क्या शामिल है उसके अंदर, तो जैसे हिंदू धर्म के अंदर तीर्थ यात्रा वगैरह होती है, सबकी होती है, हिंदू धर्म की भी होती है, मुस्लिमों की भी होती है, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म की यात्रा के बारे में बताया गया। तो जो बौद्ध धर्म यात्रा उसमें शामिल है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये 4 स्थल ही क्यों चुने गए, क्योंकि इसलिए चुने गए क्योंकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उनका पहला उपदेश था और कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण यानी कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो इसीलिए ये 4 स्थल मुख्य माने जाते हैं।
आइए बात करते हैं श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की। क्यों करनी है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के समझौते को 5 वर्षों के लिए नवीकृत कर दिया है। तो ये रिन्यू हो गया, नवीनीकृत हुआ है, जिस वजह से मामला चर्चाओं में आया था। डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब तीर्थ यात्रा के बारे में समझते हैं। तो ये यात्रा जो है हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के नारोवल जिले में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है? तो पंजाब जो है हमारा, पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंदर एक डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है। तो यहाँ से लेकर ये पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तक होती है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.5 किलोमीटर है। करतारपुर गांव रावी नदी के पश्चिमी तट पर है, जबकि गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक रावी नदी के पूर्वी तट पर है। तो पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर जाना जाता है, इस वजह से ये कॉरिडोर पूरा तैयार किया गया है। अगर बात करें समझौते की, तो सबसे पहले 2019 में किया गया था और 5 वर्षों के लिए वैध था। 2024 में रिन्यू किया जाना था। ठीक है, तो उसी के अनुरूप ये सारे के सारे काम हुए हैं। भारतीय तीर्थयात्रियों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को अनुमति होती है कि वो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन ये दैनिक यात्रा होती है और वीजा मुक्त होती है, यानी कि आपको सेम डे ही वापस आना होता है। पाकिस्तान सिखों को इस किले के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक सिख रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप भी इस कॉरिडोर के थ्रू भारत में आ सकते हैं। तो इसकी कोई बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ये कॉरिडोर सिर्फ बनवाया इसीलिए गया ताकि भारत के सिख जो हैं वो श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक जा सके। पाकिस्तान वालों को इसके थ्रू भारत आने की अनुमति नहीं है। अगर पाकिस्तान वालों को भारत आना है किसी भी काम के लिए तो प्रॉपर वीजा वगैरह सभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, उसके बिना उसकी अनुमति नहीं है। करतारपुर साहिब गलियारे का महत्व क्या है? तो देखिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, क्योंकि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी के अंतरिम विश्राम स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ इन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए थे और ये भी माना जाता है कि गुरु नानक जी ने यहाँ पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के कई शब्दों की रचना भी की थी। गुरु का लंगर हम देखते हैं कि वो भी करतारपुर में ही शुरू किया गया था और सिख परंपरा में आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया और कहीं भी हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरु का लंगर हमें मिल ही जाता है। सिख धर्म के 3 नियमों का पालन जो था वो भी हम देखते हैं कि सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने ही किया था। कीरत करो यानी कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाओ। बंड खको यानी कि धन संपत्ति और प्रतिभा को जरूरतमंद के साथ बांटो। नाम जपो यानी कि पाठ करो, जप करो, कीर्तन के माध्यम से मतलब ध्यान लगाओ। ये सभी चीजें यहाँ बताई गई हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जानने के अलावा हम समझते हैं प्रोजेक्ट परी को। ठीक है, जिसका अर्थ है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। क्यों चर्चाओं में आया? क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया था और प्रोजेक्ट परी का पहला आयोजन दिल्ली में हुआ था। कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट परी और क्या क्या खास बातें हैं इसकी? तो देखिए, इसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया रहा है। ललित कला अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य शहरी परिदृश्यों में लोक प्रतिष्ठानों के माध्यम से कला के लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देना है। देश भर में 150 से अधिक दृश्य कला से जुड़े कलाकार दिल्ली में पेंटिंग, भित्ति चित्र और मूर्तियों जैसी कलाकृतियां बनाएंगे। इसमें मुख्य शामिल है थांका पेंटिंग जो सिक्किम और लद्दाख की है, चेरियल पेंटिंग जो तेलंगाना की है, बनी ठनी पेंटिंग जो राजस्थान की है और अल्पना कला जो त्रिपुरा की है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, नोट करके रखिएगा। आगे समझते हैं पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल को। तो पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय दायित्वपूर्ण पर्यटन पहल के रूप में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की है। इस पहल को देश के 50 पर्यटन स्थलों में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया? तो देखिए, इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर करना है। हमें नहीं पता होता ना कि किसी नए पर्यटन स्थल पर हम जाएं तो कहाँ पे क्या है, क्या किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो पर्यटन मित्र है और पर्यटन दीदी है, ये हम लोगों को मदद करेंगे चीज़ों को समझने जानने में। एक तरह से गाइड, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये गाइड है। ठीक है, तो इनके लिए पर्यटकों को आतिथ्य प्रेमी लोगों से मिलवाया जाएगा। ये लोग पर्यटन स्थलों के दूत और कहानीकार के रूप में कार्य करेंगे। ये कार्य उन सभी व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करके किया जाएगा और किसी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के साथ बातचीत एवं संवाद करते हैं। इसमें खाद्य पर्यटन, शिल्प पर्यटन, पर्यटन संबंधी नए उत्पाद और अनुभवों को विकसित करने के लिए महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी को समझने के बाद आइए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। साथ साथ ये भी देखा गया कि न्याय की देवी, जिसको हम लोग कहते हैं लेडी ऑफ जस्टिस, की भी नई प्रतिमा आई थी। तो 2 मुद्दे हैं यहाँ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले न्याय की देवी समझते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो थी वो ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से हुई थी। ये माना जाता है कि सबसे पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस ने देवी जस्टिटिया की रूप में न्याय की पूजा शुरू कर दी थी। इसके एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार हम लोग देखा करते थे। और पुनर्जागरण काल यानी कि 14वीं शताब्दी के दौरान आंखों पर पट्टी बांधने की प्रथा भी शुरू हो गई थी। ये माना जाता था कि न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्ट है और कानून
अंधा है। तो एक प्रकार से व्यंग्य किया जाता था, इसलिए पट्टी बांधी गई थी। आधुनिक काल में माना जाने लगा कि आंख पर पट्टी दर्शाती है कि कानून की नज़र सब पर बराबर है और कानून के अंधे होने का संकेत देती है। भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा अंग्रेजों ने स्थापित करवाई और यह माना जाता है कि 1872 में पहली मूर्ति कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थापित की गई थी। अब परिवर्तन कर दिया गया, तो परिवर्तन क्या हुआ है? सबसे पहले तो हम लोगों ने खुद को उपनिवेशवाद से मुक्ति कर दिलाई है। इसके अलावा जो लेडी ऑफ जस्टिस है उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। पहले वेस्टर्न ड्रेस हुआ करती थी, अब साड़ी हो गई है, साड़ी पहने हुए दिखती हैं। इसके अलावा आंखों पे से पट्टी भी हटा दी गई है। हालांकि एक हाथ में तराजू जो था वो तराजू बरकरार रखा गया है, लेकिन जिस हाथ में तलवार था, तलवार को हटा करके अब उस जगह पे संविधान दे दिया गया है। तो लेडी ऑफ जस्टिस अब हमें तराजू और संविधान के साथ खड़ी हुई देखनी है, जिसकी आंख पे पट्टी नहीं है। ठीक है, संविधान दिया गया है क्योंकि हम लोग संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं, संविधान के अनुरूप ही पूरा देश चलता है, तो वही स्थिति यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इसकी संकल्पना राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के द्वारा की गई है। इस ध्वज की खास विशेषताएं ये हैं कि इस पे अशोक चक्र है जो सबसे ऊपर है, इसके मध्य में प्रतिष्ठित सर्वोच्च न्यायालय भवन है और सबसे नीचे संविधान की पुस्तक रखी गई है। तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय रोमन में लिखा हुआ है, यथो धर्मस्ततो जय, ये देवनागरी में है। और यथो धर्मस्ततो जय का मतलब क्या है कि ये संस्कृत वाक्य है और इसका जहां धर्म है वहीं जीत भी है। ठीक, वायकोम सत्याग्रह समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भारत में वायकोम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इस वजह से ये चर्चाओं में आया। तो वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व टी के माधवन, के पी केशव मेनन और के कलप्पन जैसे अग्रणी अनुभवी नेताओं ने किया था। के कलप्पन को केरल के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने मंदी प्रवेश का मुद्दा उठाया था। ठीक है, पहले एझावा नेता टी के माधवन ने 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी में संपादकीय में इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। 1921 में टी के माधवन के नेतृत्व में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी ने मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए अभियान चलाया था। और 1923 में कांग्रेस के किकिनाडा अधिवेशन में कांग्रेस प्रांतीय समिति ने केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने अस्पृश्यता विरोध को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए संकल्प भी अपनाया था। तो प्रयास थे काफी मंदिरों में प्रवेश करने के लिए। केरल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जॉर्ज जोसेफ ने केशव मेनन की अनुपस्थिति में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने वायकम सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं के रूप में भूमिका निभाई। वायकोम विरार भी इसलिए इनको कहा जाता है, किसको? पेरियार को। नायकर ने स्वयं सेवकों को संगठित किया और अपने भाषणों के जरिए जनता का समर्थन किया। वायकोम सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं में से केवल पेरियार को ही कठोर कारावास मिला था, ये भी देखने को मिलता है। सत्याग्रह में महात्मा गांधी 1921 में शामिल हुए और उन्होंने भी मंदिर में प्रवेश के लिए माधवन के नेतृत्व में जन आंदोलन का समर्थन किया था। इसके अलावा श्री नारायण गुरु, मन्नातु पद्मनाभन, ईवी रामास्वामी नायकर सभी आंदोलन के समर्थन करते रहे, ये देखने को मिलता है। और वहीं नाईमम्मई यानी कि पेरियार की पत्नी जो थी वो कनम्मम, ऐसी अनेक महिलाएं भी इस आंदोलन से जुड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायकोम सत्याग्रह के बारे में समझते तो यह मंदिर में प्रवेश के लिए शुरू किया गया ऐतिहासिक और अहिंसक सत्याग्रह था। 30 मार्च 1924 को त्रावणकोर रियासत में इसको शुरू किया गया था। हिंदू धर्म में निम्न समझे वाले लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो इस वजह से ये आंदोलन शुरू किया गया था उनके द्वारा। और बिना किसी जात पात के चाहते थे कि प्रवेश दिया जाए और मुख्य जो भूमिका निभाई थी वो एझावा लोगों ने निभाई थी। एझावा समुदाय के लोग थे ये लोग, जिन्होंने मुख्य भूमिका इसमें निभाई थी। सत्याग्रह आरंभ हो जाता है, अलग अलग लोग जुड़ते हैं खादी वस्त्र और खादी टोपी पहनकर। गोविंद पडिक्कर, बहुलेयन और कुंजम ये मंदिरों में प्रवेश की निषेधाज्ञा के उल्लंघन करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, आंदोलन शुरू होता है। इसके अलावा सत्याग्रहियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है पंजाब के अकालियों के द्वारा। ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने भी सत्याग्रह का बहुत समर्थन किया इस दौरान। गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त WH पिट के विचार विमर्श के बाद 30 नवंबर 1925 को इस सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को समझते हैं, क्यों चर्चाओं में आया? क्योंकि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन कांड का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। वैसे यूपी सरकार ने मना कर दिया कि हम लोग कांड या षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ भारत के लोगों की कार्रवाई थी, तो इसलिए एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कार्यक्रम सारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि 9 अगस्त 1925 की घटना थी, जहां पर यह प्लान किया गया था कि काकोरी गांव के पास में अंग्रेजी ट्रेन से खजाना लूटने का कार्य किया जाएगा। काफी अच्छे से हुआ था, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, कई लोगों पर फिर मुकदमा चला था।
ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। बाकी क्रांतियों को सेल्यूलर जेल में निर्वासित कर दिया गया था, कठोर कारावास दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रांतिकारियों ने अदालत का उपयोग ना केवल अपने बचाव के लिए बल्कि एक राष्ट्रीय मंच के रूप में भी किया था। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों, विशेषकर दमनकारी कानूनों और जनता के शोषण की कड़ी आलोचना इस दौरान की थी। हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कैदियों के लिए जेल में बेहतर परिस्थितियों और अधिकारों की मांग के लिए फिर भूख हड़ताल होती है। 23 दिनों की भूख हड़ताल करने के कारण जतिन दास की 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो जाती है। देश भर में आक्रोश रहता है और वहीं हम लोग देखते हैं कि फिर भगत सिंह वगैरह जाकर के संसद में बम फोड़ते हैं, बम विस्फोट करते हैं। बाद में फिर इनको अपनी गिरफ्तारी भी खुद ही करवा लेते हैं वहीं पर ही, क्योंकि वहाँ से भागते नहीं हैं और वहीं खड़े होकर नारे लगाते हैं। बाद में फिर 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। आइए संथाल विद्रोह भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्यों पढ़ना है? क्योंकि संथाल विद्रोह के शहीदों की स्मृति में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो संथाल विद्रोह को समझते हैं तो पता चलता है कि 4 प्रमुख नेता थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इसके अलावा 2 महिलाएं, इनकी बहनें फूलो और झानो भी इसमें शामिल थी। राजमहल की पहाड़ियों के अंदर ये आंदोलन किया गया था और हम लोग देखते हैं कि इस पूरे के पूरे विद्रोह में ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारियों और स्थानीय साहूकारों की नीतियों और शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध सारा मामला शुरू हुआ था। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि भारत की पहली संगठित जन क्रांति थी संथाल विद्रोह। और वहीं हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना बनाया गया बाद में, क्योंकि एक कानून आता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876, ये बनवाया जाता है बाद में। तो संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जाता है और यहाँ पर जो संथालों की भूमि थी उसे गैर संथाल लोगों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। ओडिशा का अकाल समझते हैं जो 1866 में आया था। क्यों समझना है? क्योंकि बुरी तरह लोगों को प्रभावित किया था और ओडिशा की लगभग एक तिहाई आबादी इसमें समाप्त हो गई थी। इस अकाल को ना अंका दुर्भिक्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये गजपति दिव्य सिंह देव के 9वें शासनकाल के दौरान हुआ था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों की लापरवाही, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक शोषण के कारण ये अकाल आया था और ओडिशा डिवीजन के आयुक्त थॉमस एडवर्ड रॉबिन्सा के कार्यकाल के दौरान आया था। इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम में हम देखते हैं कि हुगली नदी और मैतेई नदी को जोड़ने का कार्य किया गया, कैनाल बनाई गई एक। थॉमस एडवर्ड रॉबिन्सा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा आधारित कई स्कूलों की स्थापना की और ओडिया भाषा में शिक्षा पर जोर दिया। कटक जिला स्कूल के रविक्षा कॉलेज नाम दिया गया था। ठीक है। तो ये थी कुछ स्थिति इस अकाल की। आइए समझते हैं सारागढ़ी का युद्ध जो 1897 से जुड़ा हुआ है। 12 सितंबर को सारागढ़ी के युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इस वजह से चर्चा में ये आया था। 12 सितंबर 1897 का ये युद्ध था। हम देखते हैं कि 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने 8000 से अधिक अफरीदी और औरकजई जनजातीय लड़ाकों के साथ में काफी बहादुरी से पूरा का पूरा युद्ध किया। सारागढ़ी में तिराहा अभियान के दौरान लड़ा गया था ये पूरा का पूरा युद्ध। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण संचार चौकी थी यहाँ पर और कोहाट में सामना रेंज पर स्थित एक अनूठा गांव था पाकिस्तान में। युद्ध में सिख सैनिकों ने बहुत अच्छे से खुद को प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी। सारा नेतृत्व जो था वो हवलदार ईशर सिंह ने किया था। असाधारण साहस का परिचय दिया, अंतिम सांस तक सब लोग लड़ते रहे। 21 सिखों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। भारतीय सैनिकों को दिया जाने वाला उस समय का सर्वोच्च ब्रिटिश वीरता पुरस्कार ये हुआ करता था। ठीक है। तो ये बातें रही कुछ प्रमुख विषयों की जो इस साल चर्चाओं में थे। ऐसे ही कुछ विषयों पर चर्चा अभी और की जानी है तो आने वाली अपनी क्लासेस में करेंगे, लेकिन ऐसे ही पढ़ते जानते समझते हुए आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो बस आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।